हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कुणाल अग्रवाल है और आज हम डिस्कस करेंगे जो हमें मार्केट में आज एक करेक्शन देखने को मिला है उसके बारे में। तो अगर हम निफ्टी 50 को देखें तो वो ऑलमोस्ट 2% का फॉल हुआ है आज उसमें। 546 पॉइंट्स का फॉल हुआ है और सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट 2% का ही फॉल देखने को मिला है हमें। हमें काफ़ी टाइम से उम्मीद थी कि मार्केट काफ़ी बढ़ चुका है, अब उसमें करेक्शन आना चाहिए या फिर आने की एक उम्मीद है। तो फाइनली अब हमें कुछ कारण मिल गए हैं जिसकी वजह से करेक्शन आ ही गया। तो इसके पीछे मेजरली 4 रीजंस हैं। अगर हम इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल को देखें तो इसमें मेजर 4 की फैक्टर्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहला फैक्टर जो उन्होंने बताया है वो बताया है ईरान और इसराइल के बीच में जो क्लैश चल रहा है। अब डर इस बात का है बेसिकली कि कहीं ये क्लैश एक वॉर का रूप ना ले ले, क्योंकि कल ही हमने आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, वीडियो न्यूज़ चैनल्स पे भी देखा होगा कि ईरान ने कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक करी हैं इसराइल पे। अब बात यह है कि इसराइल भी चुप बैठने वालों में से तो नहीं है ऑब्वियसली। तो चांसेस हैं कि इसराइल भी एक जवाब देगा और वो भी ईरान पे अटैक करेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं, जो मैं आज भी $72 से $75 जाते हुए दिखे, वो बढ़ने के चांसेस रहेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि ऑयल के प्राइसेस चेंज होंगे तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि हर चीज़ में एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता ही है। हम जो भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमेशा रहती है, और सारे ट्रांसपोर्ट मोड्स ऑयल, डीजल या पेट्रोल से ही चलते हैं इस वजह से। तो सेकेंड रीज़न क्रूड ऑयल प्राइसेस ही हैं। अब क्या होगा कि अब इसमें किस बात का डर है? इसमें बेसिकली डर इस बात का है कि जब इसराइल अटैक करेगा ईरान पे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी ऑयल इंस्टॉलेशन या उनकी एक ऑयल एक्सट्रैक्शन फैसिलिटी होती है उस पर जाके कोई अटैक ना कर दे। क्योंकि अगर वो किया तो उसकी वजह से बहुत बड़ा हमें एक स्पाइक देखने को मिलेगा क्रूड के प्राइसेस में ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और इंडिया जो कि एक ऑयल इंपोर्टर है उस पर ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट तो आएगा ही। फिर इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, कल सेबी ने एफएनओ के लिए एक सर्कुलर रिलीज किया था। उसमें इन्होंने ना काफ़ी सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस करे हैं, जैसे कि जो वीकली एक्सपायरी है पर एक्सचेंज, वो उन्होंने लिमिट कर दी है। तो महीने में एक ही बार होगी निफ्टी की, महीने में एक बार बैंक निफ्टी की, महीने में एक बार ऐसी मिड कैप निफ्टी की। अलग अलग हफ्ते हो सकते हैं पर महीने में एक बार। साथ साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसको भी इंक्रीज करा है। तो इसकी वजह से क्या है, काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स हैं, खास करके रिटेल ट्रेडर्स हैं, क्योंकि अब आपको प्रीमियम पे करते समय आपको अपना बजट हाई रखना पड़ेगा, आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि हम कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते थे, अब हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएंगी और हमें लॉट साइज भी कम मिलेगा कंपैरेटिवली। तो इस वजह से भी हमें मार्केट में एक इम्पैक्ट देखने को मिला। और चौथा जो फैक्टर है वो है चाइना फैक्टर। कुछ दिनों से बात चल रही है कि जो एफ आई आईज हैं उनका इंटरेस्ट चाइनीज़ मार्केट में ज़्यादा डेवलप हो रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको लगता है कि चाइनीज़ मार्केट काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं और वो काफ़ी लो वैल्यू पे में मिल रहे हैं। तो ऐसा देखा गया है कि वो इंडियन मार्केट से लिक्विडेट करके चाइनीज़ मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो होते हैं मेजर 4 फैक्टर्स। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि निफ्टी आज 2% करेक्ट हुआ है, तो इसके बाद अब निफ्टी और कितना गिर सकता है। तो अगर हम इनके चार्ट्स की तरफ चलें तो अगर हम लेटेस्ट आज का चार्ट देखें, ये एक डेली टाइम फ्रेम पे है। मैंने इसमें ऑलरेडी सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं। तो अगर आप सबसे पहले सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसने इसको ब्रेक किया तब जाके और ऊपर गया, ब्रेकआउट आया था यहाँ पे। बट अब ये वापस से इसमें सपोर्ट ले रहा है। इसने पहले भी यहाँ से ब्रेकआउट करके यही सपोर्ट लिया था, वापस से अपने सपोर्ट लाइन के पास में ही है। मतलब एक सपोर्ट जोन है बेसिकली, हम एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते, एक जोन है। तो ये अराउंड 25-250 के अराउंड ही है जिसपे अभी निफ्टी क्लोज हुई है। अब हम इसके नीचे देखें तो इसके नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो नेक्स्ट सपोर्ट है अराउंड 24,750 के, बल्कि 700 के। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर 2 कैंडल्स दिख रही है, इन्होंने सपोर्ट लिया था। इससे पहले भी देखें तो यहाँ पर भी एक कैंडल ने सपोर्ट दिया था जिसके बाद एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था हमें, और यहाँ पर भी 2 कैंडल्स ने सपोर्ट लिया था। और अगर ये लेवल भी अगर ब्रीच करता है तो उसके बाद हमें जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलता है वो काफ़ी नीचे मिलता है। वो मिलता है हमेशा, वो हमें मिलता है लगभग 24,200 के आसपास, जो कि है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारी कैंडल्स दिख रही हैं जो इस सपोर्ट पे, जो इस रेंज में बेसिकली सपोर्ट लिया जिन्होंने।
और यहाँ पर भी काफ़ी सारी कैंडल्स जिनकी विक इस सपोर्ट पे ही क्लोज हो रही है। तो ये तो है बेसिकली कि हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी कितना नीचे जा सकता है। और इसी को अगर हम परसेंटेज लेवल पे देखें तो इस लेवल से फर्दर अगर तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक ही जाता है तो ये होगा अराउंड 2% का फॉल। और इससे अगर हम देखते हैं कि नीचे वाले सपोर्ट लेवल तक जाता है तो ये होगा अराउंड 4.3% का फॉल। अब साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसने टॉप से कितना करेक्शन कर लिया है हम वो भी देख लेते हैं। इसने टॉप से जो करेक्शन अभी तक, मतलब टॉप से कितनी उम्मीद है करेक्शन की, सॉरी, अभी तक तो देखा जाए तो 3.7% का करेक्शन हो चुका है। और फर्दर अगर ये इस सपोर्ट लेवल लाइन तक जाता है तो ऑलमोस्ट 8% का करेक्शन होगा। तो अब बात यह है कि क्या हमें मतलब डरना चाहिए, क्योंकि ईरान इसराइल के बीच में लड़ाई चल रही है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे कितने बिजनेसेस का एक डायरेक्ट कनेक्शन है ईरान या इसराइल से, मतलब वहाँ पर वो कितना एक्सपोर्ट करते हैं बेसिकली, क्योंकि उनकी सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा ऑब्वियसली। तो अगर हम इनकी सेल्स देखें, पहले इससे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट कितना है। इंडिया टोटल एक्सपोर्ट, अगर हम इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट देखें तो वो है $778 बिलियन का। और इसमें अगर हम टॉप एक्सपोर्ट्स देखें तो रिफाइंड पेट्रोलियम, डायमंड्स, पैकेज्ड मेडिकामेंट्स, ज्वेलरी एंड राइस का है। तो टोटल जो वैल्यू है वो है 778 की। और अब हम ये देखते हैं कि ईरान में कितना एक्सपोर्ट होता है इंडिया का। तो इंडिया का ईरान में जो एक्सपोर्ट है वो है सिर्फ $1 बिलियन का। मतलब टोटल एक्सपोर्ट हमारा $778 बिलियन का है और उसके अगेंस्ट में सिर्फ $1 बिलियन का है। और इसमें भी अगर हम मेजर एक्सपोर्ट्स देखें तो मेजर एक्सपोर्ट्स हमें दिख रहा है बासमती राइस, टी, शुगर, फ्रेश फ्रूट्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कर्नल्स, बोनलेस बोविन मीट एंड पल्सेस। ये सारे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं। और देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, क्योंकि कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हैं बट एक्सपोर्ट की वैल्यू बहुत कम है रिलेटिवली हमारा टोटल एक्सपोर्ट कितना है। सिमिलरली हम इसराइल में भी देख लेते हैं कि इसराइल में कितना एक्सपोर्ट है। देखिए वैसे बात तो ये है कि इनमें से कोई भी कंट्री कोई ख़त्म नहीं हो जाएगी, और ऐसे कोई वॉर नहीं छिड़ने वाले कि कोई कंट्री ही ख़त्म हो जाए और वहाँ पर फिर जब लोग ही नहीं होंगे तो वो इम्पोर्ट क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरी कंट्री कभी ख़त्म नहीं होगी। बट हाँ, कुछ टाइम के लिए अगर कोई इंडियन कंपनी इन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है अपना कोई सामान, जैसे राइस हो गया, टी हो गया, तो उस पर हमें एक टेम्पररी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, कोई परमानेंट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर हम इसराइल में भी एक्सपोर्ट देखें, वैसे ये 22-23 का है, तो वो ऑलमोस्ट $9 बिलियन का है। इसको हम, और अगर हम इस साल में देखें तो वैसे ही जो ग्रोथ थी ना वो 76% की थी। तो आप मान के चलो अगर $15 बिलियन भी है तो तब भी हमारे टोटल एक्सपोर्ट का काफ़ी मिनिमल सा परसेंटेज है। अब दूसरी बात ये है कि इसराइल बेसिकली मिलिट्री वाइज और अपने जो उनके वेपन्स हैं और उनके पास जो स्ट्रेंथ है, मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो ईरान से कहते हैं कि काफ़ी अच्छी है। एक टाइम पे मैंने ऐसा भी सुना है कि एक टाइम पे इसराइल ने 3-4 कंट्रीज़ को एक साथ हरा दिया था। तो इस वजह से ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि इसराइल या ईरान में से कोई भी कंट्री ख़त्म हो जाएगी इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, अगर तो ये वॉर नहीं बनती है। और होपफुली अगर वॉर भी बनती है तब भी। तो यहाँ तो हमने देख लिया कि ईरान और इसराइल में हमारा एक्सपोर्ट कितना है, तो कितना इम्पैक्ट आ सकता है। अब बेसिकली ये कोई पहली लड़ाई तो है नहीं। अभी हाल ही में 2 साल पहले ही हमने देखा था कि रशिया ने यूक्रेन के साथ भी जो वॉर डिक्लेयर कर दी थी, और उस वॉर के टाइम पे भी मार्केट में करेक्शन आई थी। तो अगर हम देखें रशिया और यूक्रेन की वॉर जो हुई थी, वो जो स्टार्ट हुई थी, मतलब जो व्लादिमीर पुतिन ने जो डिक्लेयर किया था वो किया था 24 फरवरी 2022 को। तो अगर हम 24 फरवरी 2022 से देखें कि जब ये वॉर हुई थी, क्योंकि रशिया उस टाइम पे, रशिया भी एक ऑयल एक्सपोर्टर है और काफ़ी बड़ी कंट्री है, यूक्रेन भी काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो इसमें भी जो जब इनके बीच में जो लड़ाई हुई थी उस टाइम पे भी मार्केट में करेक्शन आया था। तो हमें उससे भी एक आइडिया मिल जाएगा कि कितना परसेंटेज मार्केट करेक्ट हुआ था उस टाइम पे।
तो अगर आप यहाँ देखें तो ये वाली जो कैंडल है ये अराउंड 23 की है। यहाँ पर 24 को गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी हुई, फिर बाद में फॉल आया। तो अगर हम टोटल फॉल देखें तो ये अराउंड 8.6% का है। हालांकि इससे पहले भी मार्केट फॉल होते हुए आ रही थी, पर इस न्यूज़ से भी जो इम्पैक्ट देखा गया वो 8.6% का ही देखा गया। और इसके बाद जो रिकवरी हुई, अब हम रिकवरी देखते हैं, रिकवरी कितनी हुई। इसके बाद जो रिकवरी हुई वो हुई ऑलमोस्ट 15% की। अब अगर तो किसी ने घबरा के या डर के कि अरे लड़ाई छिड़ गई है, दुनिया खत्म होने वाली है, उसने यहाँ कहीं बेच दिया हो, तो उसने 15% का जो अब मूव आया जिसमें प्राइसेस बढ़ रहे थे, जो मेजर रिटर्न था उस साल का शायद, वो तो उन्होंने मिस कर दिया 15% का। तो ऐसे मतलब दो देश के बीच में लड़ाई छिड़ जाना, या फिर अभी तो फिलहाल कॉन्फ्लिक्ट है, हम इसको वॉर भी नहीं कह सकते, इससे ऐसा नहीं होगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी। और दुनिया खत्म हो भी गई तो हम अपने पैसे कहीं भी रख लें, हम कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि कोई भी ज़रूरत का सामान हमें बेचेगा ही नहीं, और हम ज़रूरत का सामान ही खरीदेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसे कोई नौबत आती है तो ये बहुत ही एक्सट्रीम केस है और बहुत ही एक्सट्रीम सिनेरियो है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है टेम्प्रेरी है, इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाला है नहीं वैसे। इसके बाद भले ही हमें मार्केट में आज 2% का करेक्शन दिखा, पर एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड ने एक स्टॉक में ऑलमोस्ट 8 लाख शेयर्स खरीदे हैं। ये मैं बी एस सी की वेबसाइट पे गया तो इनके में ही बल्क डील्स एंड ब्लॉक डील्स का ये विंडो आती है, तो इसमें मैंने बल्क डील देखा इस स्टॉक का, जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड का, और ये आज ही का है। डील डेट आप देख रहे हैं 3 अक्टूबर की है। तो एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड ने 8,44,000 शेयर्स खरीदे हैं एट द प्राइस ऑफ 785। तो अगर हम इसका आज का प्राइस देखें, screener.in पे जाके हम इसका प्राइस देखते हैं आज का, जेके लक्ष्मी सीमेंट। तो क्लोजिंग हुई है 792 पे और इन्होंने परचेज किया है 785 पे। मतलब इस स्टॉक पे तो कोई करेक्शन आया नहीं, बेसिकली मार्केट भली करेक्ट हुई हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात वैसे ये भी है कि यहाँ पर ना आपको सिर्फ डील टाइप में परचेज दिख रहा है, यहाँ पर आपको कोई सेलर नहीं दिख रहा, क्योंकि इन्होंने पब्लिक से ये स्टॉक खरीदे हैं। ये जो क्वांटिटी खरीदी है ना, पब्लिक से खरीदी है। अदरवाइज किसी और डीआई और एफआईआई से खरीदते तो यहाँ पर बल्क डील की जगह ब्लॉक डील आती, तो वो ऑफ द मार्केट, आउटसाइड द मार्केट आवर्स वो डील करते हैं, तो ऐसा होता है। तो मैंने इसका परसेंटेज भी निकाल के रखा था, तो परसेंटेज इसका जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो ऑलमोस्ट 0.7% के अराउंड है, जो कि एक अच्छा अमाउंट है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इन्हें भी पता है कि इसका इम्पैक्ट, क्योंकि ये जो खबर है ये तो इनको भी पता थी सुबह से, तब भी इन्होंने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया, क्योंकि इनका जो गोल है वो लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जिनकी शॉर्ट टर्म पोजीशंस हैं, अगर उन्होंने एफ एन ओ में पोजीशन बना रखी खास करके जिसकी एक्सपायरी आई जाती है, तो उनके लिए तो चिंता का विषय होता है ऐसी चीज़ें। पर जो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, इनका जिनका व्यू ही 3 साल 5 साल या फिर 1-2 साल का भी है, तो उन्हें भी पता है कि कोई ये लड़ाई लंबी नहीं चलनी, और लंबी चलनी भी है जैसे रशिया यूक्रेन की आज तक चलती है। वो मार्केट ने उसको एक्सेप्ट भी करा और एब्जॉर्ब भी किया। तो उसके बाद भी मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया, रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद भी। तो ईरान और इसराइल की वॉर के बाद भी मार्केट ऑल टाइम हाई ज़रूर बनाएगा यहाँ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा और आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।